आज के इस वीडियो में हम लोग एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को कवर करेंगे, जो कि सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर में डाला गया है। और अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, उस पर भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो थियोरेटिकल पार्ट में आज जो हम लोग देख रहे हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। देखिए, एफिशिएंट मार्केट किसको बोलते हैं? अगर आप मार्केट को फॉरकास्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब मार्केट एफिशिएंट है। यानी कि ऐसे सोचिए कि जैसे कोई इंसान एफिशिएंट है तो इसका क्या मतलब होता है, वो अच्छे से काम करेगा। तो मार्केट अगर एफिशिएंट है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे कि एक भी ट्रेडर, एक भी इन्वेस्टर मार्केट को फॉरकास्ट नहीं कर पाएगा। और कोई कहते हैं कि नहीं, मैं मार्केट को फॉरकास्ट करके, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट में नहीं कमा सकते हो, इसका मतलब स्टॉक मार्केट एफिशिएंट है। तो यही जो एफिशिएंट मार्केट की जो थियरी है, उसी को हम लोग आज कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख के दिया है कि देखिए, एफिशिएंट मार्केट थियरी implies that no investor consistently outperform the market, यानी कि no one can beat the market। मार्केट में कोई भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकता है। एज एवरी स्टॉक इज अप्रॉक्सीमेटली प्राइस्ड बेस्ड ऑन दी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि इसका मतलब ये है कि जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में, उसके बेसिस पे प्राइस हमारा ऑलरेडी अपडेटेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ओके, इन अदर वर्ड, नो वन कैन परचेज अंडर वैल्यूड स्टॉक। हम ये कह सकते हैं कि सस्ता स्टॉक को कहते हैं खरीद लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। महंगा स्टॉक को कहते हैं बेच देंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रहा है वो हमारा फेयर प्राइस है। क्या है हमारे लिए? फेयर प्राइस है। तो कहते हैं क्योंकि मार्केट जो होते हैं फेयर वैल्यू पे ट्रेड होते हैं एक्सचेंज के अंदर, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं the only way an investor can possibly obtain higher return is purchasing risky investment। यानी कि इसका मतलब ये है कि मार्केट में क्या होता है, आप रिस्क ले लीजिए, हो सकता है रैंडम मूवमेंट की वजह से आपके फेवर में मूवमेंट हो जाएगा और आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इनका ये कहना है कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी को अच्छा रिटर्न कमाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेने के बाद अगर कमाते हो तो आपके फॉरकास्ट करने की वजह से नहीं कमाई हुआ है, वो रिस्क लेने की वजह से हुआ है। ये एफिशिएंट मार्केट थियरी का कहना है। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे समराइज कर सकता हूँ, अगर कोई मार्केट को फॉरकास्ट कर सकता है तो वो इनएफिशिएंट मार्केट है। ध्यान से सुनेंगे, अगर मार्केट फॉरकास्ट कर सकते हैं मतलब इनएफिशिएंट मार्केट है, अगर आप मार्केट को फॉरकास्ट नहीं कर सकते हो मतलब वो एफिशिएंट मार्केट है। ओके जी, अब एफिशिएंसी का भी 3 लेवल है। मार्केट, हम कह रहे हैं कि मार्केट तो एफिशिएंट है, लेकिन इसका भी 3 लेवल है। कौन सी 3 लेवल है? वीक फॉर्म एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंसी और स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंसी। तो वही कहते हैं वीक एफिशिएंट है लेकिन थोड़ा वीक एफिशिएंसी है, मतलब थोड़ा कम एफिशिएंट है। सेमी स्ट्रांग एफिशिएंसी और स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंसी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है मार्केट। यानी कि मार्केट में कोई भी इंफॉर्मेशन को यूज करके मार्केट को फॉरकास्ट अगर नहीं कर सकते या पैसे नहीं बना सकते तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग एफिशिएंट है मार्केट। वीक फॉर्म एफिशिएंसी को, इसको आप 3 तरीके से ऐसे आप सेग्रीगेट कर सकते हो कि देखिए, मार्केट में हम लोग, मार्केट में 3 तरह का इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है। एक पास्ट डेटा को यूज करते हैं। आपको पता है, हम अगर चार्ट देखते हैं, रेसिस्टेंस बनाते हैं, सपोर्ट बनाते हैं, चार्ट देख के हम कभी अगर मार्केट से अगर पैसे बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पास्ट डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। अच्छा, बोलोगे यहाँ पे क्यों टिक किया? कोई नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हम 3 तरीके का डेटा यूज़ करते हैं। एक पास्ट डेटा को यूज़ करके प्राइस फॉरकास्ट करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। एक हम लोग फंडामेंटल को देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, अर्निंग कितना है, कितना ग्रोथ कर रहा है, वो सारे चीज़ों को देख के हम लोग मार्केट में शेयर प्राइस फॉरकास्ट करते हैं। और एक चीज़ होता है न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट फॉरकास्ट होता है, यानी कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। हम कह सकते हैं इनसाइड का जो इन्फॉर्मेशन होगा उसके बेसिस पे भी हमारा मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करता है। अब ध्यान से सुनेंगे, अभी के केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर पास्ट डेटा को देख के अगर मार्केट को फॉरकास्ट नहीं कर सकते, मतलब आपका वीक फॉर्म एफिशिएंसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर
फंडामेंटल एनालिसिस जैसे कभी अर्निंग रिलीज हुआ कंपनी का, या डिविडेंड का डेटा आया, बोनस का डेटा आया, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो उससे आपके मार्केट मूव होगी अगर वीक फॉर्म में है तो। अगर सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट है यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट है मार्केट, तो अर्निंग का डेटा आने के बाद यानी कि क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश होने के बाद भी उसके शेयर प्राइस को फॉरकास्ट नहीं कर पाएगा कोई। यानी कि आप ये कहते हो कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन था कि अच्छा कंपनी का जो है प्रॉफिट इतने % बढ़ने वाला है, आप जाके मार्केट में पैसे लगा देते हो, लेकिन पैसे अगर आपने नहीं कमा पाया तो हम कह सकते हो वो सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट है। और एक होता है इनसाइड इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई मैनेजमेंट चेंज होने वाला है, कोई मैनेजमेंट अपॉइंट होने वाला है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई एक मीटिंग हो रहा है, उससे कोई एक कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज होने वाला है, तो हम कह सकते हैं कोई मैनेजमेंट में बैठे हुए बंदे भी अगर वो ये सोचता है कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में जाए तो इस तरीके से मार्केट हमारा मूव करेगा, यानी कि इनसाइड का इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके भी अगर आपने मार्केट में पैसे अच्छे रिटर्न नहीं बना पाए, इसका मतलब वो मार्केट आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में डील करता है। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ऐसे समझिए, जिस मार्केट में ऑलरेडी पास डेटा का इन्फॉर्मेशन प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड होता है वो हमारा वीक फॉर्म हो गया, जिसमें फंडामेंटल का भी यानी कि जैसे कोई भी ऐसा पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, ऐसे समझो अब जैसे हमने लिखा है सेमी स्ट्रॉन्ग में, जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगी, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशंस है उसको यूज़ करके भी मार्केट में कोई अच्छे सुपर नॉर्मल रिटर्न नहीं कमा सकता, जैसे कि अर्निंग हो गई, डिविडेंड हो गई, मर्जर का इन्फॉर्मेशन हो गई, या स्टॉक स्प्लिट, ये सब पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। एक होता है प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक यानी कि इनसाइड मीटिंग की बात है, वो भी अगर कोई यूज़ करके अगर पैसे बनाना चाहे, जैसे अगर मैनेजमेंट में कोई वही भी नहीं कमा सकता है, तो हम कह सकते हैं उसको कौन सी मार्केट है बताइए, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। तो अगर रीड करना चाहो तो आइएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी करेंट प्राइस ऑफ ए स्टॉक रिफ्लेक्ट्स ऑल इंफॉर्मेशंस फाउंड इन द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम्स, जिसको हम लोग चार्ट पे देख के हम लोग कहते हैं, तो कहते हैं ये चार्ट वाले सारा चीज़ इंक्लूड है प्राइस के अंदर, अब आप फॉरकास्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर मूवमेंट एंड हेंस नो वन कैन अर्न सुपर नॉर्मल रिटर्न बाय यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी करेंट प्राइस जो मार्केट में चल रहा है रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली ऑल इंफॉर्मेशन फाउंड इन द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम, यानी कि जो टेक्निकल चार्ट में है उतना ही नहीं, बट ऑल्सो ऑल अदर पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। मतलब क्या हुआ कि मर्जर का न्यूज अगर पब्लिकली आ गया अभी, तो आपको क्या लगना चाहिए, मार्केट में प्राइस बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ा इसका मतलब ये पहले से रिफ्लेक्ट किया गया था, ये होता है इसका मतलब। समझ में आ गई बात। क्वार्टर का रिजल्ट आया, आपको लगा बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या था, रिफ्लेक्ट किया हुआ था। और ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जो मार्केट में ट्रेड करते, बहुत बार कहते सर इस कंपनी का तो रिजल्ट इतना अच्छा आया, क्यों नहीं शेयर प्राइस बढ़ा, क्योंकि वो रिजल्ट का इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस के अंदर पहले से है। अगर है तो वो कौन सी मार्केट था बताइए, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट था, सिंपल। आप बोलोगे नहीं रिजल्ट आने के बाद शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा मूव कर गए, हाँ तो फिर वो उस केस में वो वीक फॉर्म एफिशिएंसी वाले मार्केट होंगे, सिंपल। चलो अब क्या है, हम लोग वीक फॉर्म को टेस्ट कर सकते हैं। देखो स्ट्रांग फॉर्म को तो टेस्ट नहीं कर सकते, रैंडमली ही होगा उसमें। एफिशिएंसी यानी कि वीक फॉर्म एफिशिएंसी को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, क्या हमारा मार्केट एफिशिएंट है या नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो स्टॉक मार्केट एफिशिएंट नहीं भी हो सकता। जैसे आप कहते हो कि कल ना ये शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए और कल शेयर प्राइस अगर बढ़ गए मतलब मार्केट एफिशिएंट नहीं था, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रैक्टिकल लाइफ में मार्केट हमारा एफिशिएंट होगा ही होगा। एफिशिएंट हो भी सकता है, एफिशिएंट नहीं भी हो सकता है, तो वो हमें टेस्ट करना है। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट के अंदर 3 टेस्ट की जिक्र किया है। कौन सी कहते हैं, एक तो है हमारा ऑटो कोरिलेशन टेस्ट बोलिए उसको, या सीरियल कोरिलेशन टेस्ट बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। इंस्टीट्यूट ने जो आपको लिख के दिया है वो ऑटो को सीरियल कोरिलेशन टेस्ट करके नाम लिख के दिया है, लेकिन आप जब जाके अगर रिसर्च करोगे थोड़ा सा तो आपको ये पता चलेगा कि ऑटो कोरिलेशन टेस्ट और सीरियल कोरिलेशन टेस्ट दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ऑटो कोरिलेशन टेस्ट के नाम से पूछा था। इसमें आपको 2 मिनट का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बोलोगे क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये आपको पहले से पता है।
ये आपको बस एक बार नाम सुन लिया, आपको पहले से पता है, ये आपको आता है। कोरिलेशन कैलकुलेशन करने आता है? आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कोरिलेशन कॉफिशिएंट कैलकुलेट किया? अगर हाँ, तो वो अगर कैलकुलेट करने आता है मतलब ये मेथड आपका खत्म हो गए। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते कोरिलेशन बताना। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था आपका कोवेरिएंस, अगर ए एंड बी के बीच में कैलकुलेट करें, ए बी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। ये चीज़ जो है आपका ये कोरिलेशन कॉफिशिएंट बताता है। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो पहला टेस्ट आपका खत्म हो गया। इस टेस्ट के अंदर कुछ नहीं है, कोरिलेशन कॉफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। अगर वो कोरिलेशन कॉफिशिएंट नियर टू जीरो आ गया मतलब हमारा डेटा रिलेटेड नहीं है। आप याद रखिएगा, अगर मार्केट एफिशिएंट है, मार्केट अगर एफिशिएंट है तो कह सकते हैं प्राइस रैंडमली मूव करेगा, प्राइस मूवमेंट के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। आपको एक और चीज़ पता होगा कि जब भी हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो दो डेटा के बीच में कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए हम मार्केट को चेक कर रहे हैं कि मार्केट एफिशिएंट है या नहीं है, तो वहाँ भी तो दो डेटा तो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक ही स्टॉक के जो प्राइस होते हैं ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं इसको डिलीट कर दिया। मान लीजिए किसी एक स्टॉक का आपको प्राइस दिया गया है पिछले 10 डेज का। हमें चेक ये करना है कि ये प्राइस मूवमेंट जो है इसके अंदर बिहेवियर मैच होता या नहीं होता। आप ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला, अगर मार्केट एफिशिएंट है तो कोई भी प्राइस के मूवमेंट के अंदर बिहेवियर मैच नहीं होगा। मतलब हमने क्या बोलने को, रैंडमली मूव करेगा। आप कहते हो कल बढ़ना चाहिए, कल गिर जाएगा, परसों बढ़ जाएगा, 2 दिन कभी गिर जाएंगे, कभी 2 दिन बढ़ जाएंगे, यानी कि कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं होगा मार्केट के अंदर। जैसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बाद कहते हैं अच्छा ग्रीन कैंडल है तो अगले दिन बढ़ेगा, ज़्यादातर केस में आपको दिख जाता है क्योंकि हमारा मार्केट एफिशिएंट नहीं है। याद रखिएगा, अगर वो एफिशिएंट होगा तो उस केस में आपका जो कह रहे हो कि ग्रीन कैंडल अगले दिन बढ़ेगा, वो नहीं भी बढ़ सकता है, कभी बढ़ सकता है, एक दिन बढ़ेगा एक दिन नहीं बढ़ेगा, यानी कि आप कभी एक दिन कमाओगे तो एक दिन गवाओगे, मतलब आपका कट कटा के जेब में कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो हमें क्या टेस्ट करना है बताइए, क्या मार्केट एफिशिएंट है या नहीं है। हम कहते हैं अगर प्राइस के मूवमेंट में कोई बिहेवियर मैच नहीं होता है, अगर प्राइस मूवमेंट के अंदर कोई बिहेवियर मैच नहीं होता है, इसका मतलब रैंडम मूवमेंट है तो मार्केट एफिशिएंट है। तो बताइए रैंडमली मूव करने के मतलब क्या होता है कि इनके बीच में दो सेट ऑफ डेटा के बीच में कोरिलेशन जो है उसका जीरो होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, हमने क्या किया, 10 डेज का डेटा है ना, हम इसको दो सेट डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट कर दिया, ये है एक सेट ऑफ डेटा और ये कर दिया हमने इसको सेकेंड सेट ऑफ डेटा। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकालना है, लेकिन प्राइस के बीच में नहीं, चेंज के बीच में आपको कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकालना है। तो आपको क्या करना है, देखो ये 100 से 110 पे अगर जाता है तो कितने के प्राइस मूव में चेंज हुआ, चेंज कितने का हुआ आपका, +10 रुपीज। अगले 210 से 205 पे गया, -5 का चेंज है। तो आपको क्या करना है, दो सेट ऑफ डेटा का चेंज लेना है प्राइस का और उस चेंज वाले प्राइस के बीच के कोरिलेशन निकाल देना है। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट या सीरियल कोरिलेशन टेस्ट आपका खत्म हो गया। अगर वो जीरो के आसपास जाता है तो मार्केट एफिशिएंट है, वीक फॉर्म एफिशिएंसी को शो करता है। अगर जीरो के आसपास नहीं है तो हम कह सकते हैं ये शो नहीं करता। जैसे हमने यहाँ पे दिया है, देखो कि आपने क्या किया, फर्स्ट सेट ऑफ डेटा का चेंज लिया, जैसे पहला चेंज है +10 -5, ऐसे ही है 10 -5 5 2, इस तरीके से सेकंड सेट ले लिया हमने। बोलोगे क्या हम लोग इक्वल इक्वल कर देना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 11 डेटा दे दिया जाए, तो ऐसे नहीं दिया जाएगा। क्यों आप ज़बरदस्ती का अपने तरीके से कुछ भी इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर ऑटो कोरिलेशन टेस्ट होंगे तो आपको इवन नंबर में ही दिया जाएगा, उसको 50-50 डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और याद रखना पहले दिन के चेंज में कोई नहीं आएगा, पहले दिन का कोई भी चेंज नहीं आपको पता चलेगा। यानी कि मतलब क्या हुआ, देखो ये 200 पे है, कितना चेंज है पता नहीं चलेगा, यानी कि आपको सेकेंड डेट से ही आपको चेंज पता चलेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 डेज का डेटा है तो सिर्फ 4 चेंजेज आएंगे। यही मैंने बोलने की कोशिश किया कि देखो पहला दिन कोई चेंज नहीं, 1 2 3 4 टाइप्स के चेंज आए। यहाँ पे अगला, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ 1 2 3 4 चेंज आए। इस डेटा के और इस डेटा का कोरिलेशन कॉफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं। अब इस केस में क्या होता है कि आपने जो पोर्टफोलियो का फॉर्मूला पढ़ा है उसी को यूज़ करके आप जाइए। समझ में आ गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे क्या होता है कि डेटा ज़्यादा दिया जाएगा, माइनस 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 चेंज बहुत सारे आएंगे, तो उसकी वजह से जो कैलकुलेटर यूज़ करने में आपके स्पीड जो होगा वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से
कोरिलेशन कॉफिशिएंट कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कोई नहीं, अभी आप ऐसे फॉर्मूला, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो एक नए, क्योंकि होता क्या है, कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकालने का 2-3 फार्मूला होता है, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का भी 2-3 फार्मूला होता है, लेकिन मैंने आपको एक ही फार्मूला बता रखा है कि अगर प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, नहीं है तो n से डिवाइड करके स्टैंडर्ड डिविएशन लीजिए। एक फार्मूला पढ़िए और आप क्या कीजिए, खुश रहिए। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बचपन में आपने स्टैंडर्ड डिविएशन का भी बहुत सारे फार्मूला पढ़ा होगा, एक अज्यूम्ड मीन के थ्रू, कि डेटा को छोटा कर देते हैं, बड़ा बड़ा डेटा है तो एक हम अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, एक आर्बिट्रेज वाले वैल्यू को कंसीडर करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के। यानी कि हम कह सकते हैं मैंने खुद 3 मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा हुआ था। अब आज के डेट पे लगते इतने सारे फार्मूला क्यों पढ़े। वैसे ही कोरिलेशन कॉफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2-3 फार्मूला होता है, तो इंस्टीट्यूट ने जो यूज़ किया है वो डिफरेंट फार्मूला यूज़ किया है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एग्जाम में आता है, आने की पॉसिबिलिटी कम होता है इस तरह ये क्वेश्चन की, एक बार अभी तक टेस्ट किया है इंस्टीट्यूट ने और वो भी एक ही क्वेश्चन कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन का। अगर आता है तो कोई नहीं, आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो कम से कम एक्यूरेसी तो रहेगी ना। हाँ, इस कैलकुलेटर स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। और अगर आपको याद होगा, जो इस तरीके से मैंने कैलकुलेटर यूज़ करने का टेक्निक बताया था, m+m+ करके और लास्ट में gt करके हमारा स्क्वायर ऑफ डेविएशन का कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो वाले आप टेक्निक यूज़ करोगे तो दिक्कत नहीं आएंगे। अब कुछ लोगों को लग रहा हो कि सर वो टेक्निक भूल गए, तो हमने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हुआ है, चलो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करें ताकि हमारा टाइम सेव हो। और इसमें हम लोग 9 कॉलम यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ हमने बोला है कि आप कैलकुलेट करिए। अब देखिए ध्यान से, अगर 0 पे पहुंच गया हमारा कोरिलेशन कॉफिशिएंट, मतलब 2 सेट ऑफ डेटा के बीच में मूवमेंट में बिहेवियर चेंज सेम नहीं है, मतलब रैंडम मूव होगा तभी कोरिलेशन 0 के आसपास जाएगा, 0 तो मिलेगा नहीं। अगर 0 के आसपास है तो हम बोलेंगे कि मार्केट एफिशिएंट है। अगर 0 नहीं है, आपको पता है कोरिलेशन कहाँ से कहाँ के बीच में फॉल करते हैं, r = 0 to 1, ऐसा होता है, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ से होते हैं -1 से लेके 1 के बीच में हमारा फॉल करता है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर कोरिलेशन 0 के आसपास आया मतलब बिहेवियर नहीं मैच होता है, तो आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में ना कोरिलेशन 0 मिलेगा, ना +1 मिलेगा, ना -1 मिलेगा, दोनों के बीच में रहते। तो हम लोग क्या ज्यूम करेंगे, 0 के आसपास। अब यहाँ पे कुछ लोगों को सोचना होता है 0 का कितने आसपास, 0.1 को क्या बोलूँ, 0 के आसपास है या नहीं है, बोल देना कि हाँ 0 के आसपास है। वैसे कोई स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है, यही मैंने बोलने की कोशिश किया है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड लिमिट नहीं है कोरिलेशन का कि जिसको हम लोग वीक फॉर्म के अंदर फॉल किया तो मार्केट एफिशिएंट है, नहीं है तो मार्केट एफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग अपने तरीके से बोल देते हैं, अच्छा 0.10 के आसपास है, हाँ मार्केट एफिशिएंट है, 0.15 होगा, हाँ मार्केट एफिशिएंट बोल देंगे। लेकिन अगर 0.5 के आसपास जाएगा तो हम बोलेंगे नहीं। अब यही चीज़ बोला हूँ कि अगर हमारा 0.5 के अराउंड होगा तो देयर इज मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड मार्केट इज नॉट एफिशिएंट, यानी कि बिहेवियर मैच हो रहा है। 50% टाइम जो होते हैं दो सेट ऑफ डेटा के बीच में जो है ना बिहेवियर मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो मार्केट एफिशिएंट नहीं है। और 1 के आसपास जाएगा तब तो वैसे ही बोलो कि आपका मार्केट एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मार्केट एफिशिएंट होगा तो प्राइस मूवमेंट में कोई बिहेवियर मैच ही नहीं होगा, रैंडम मूवमेंट होगा। और मुझे आपको याद होगा कि कोरिलेशन के फॉर्मूला के अंदर हमने कितना टाइम लगा रखा है। अगर किसी को लगता है कि हम भूल चुके हैं लॉजिक, तो आपके पास यूट्यूब में ऑलरेडी रिवीजन वीडियो पड़ा हुआ है, हाँ ठीक है थोड़ा पुराना मिलेगा लेकिन लॉजिक आपका बदल नहीं गया है। आप उसको देखोगे तो पता चल जाएगा कि कोरिलेशन किस चीज़ों को बताता है। कोरिलेशन बताने के लिए हमने रिविजन में भी कम से कम 1 आवर दिया होगा आपको। चलिए, तो ये कौन सी टेक्निक था जी, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, या आप सीरियल कोरिलेशन बोलो, कोरिलेशन ही निकालना है दोनों के अंदर। एक होता है रन टेस्ट, एक है रन टेस्ट। देखिए, ये रन टेस्ट को जानने के लिए आपको थोड़ा सा 1-2 फार्मूला एक्स्ट्रा आपको याद करने पड़ेंगे। ये हाइपोथेसिस है, यहाँ पे आपको हाइपोथेसिस के ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। जैसे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो होते हैं एफ और टी आता है, टी और जेड टेस्ट आता है। अगर सैंपल साइज हमारा 30 से नीचे है तो हम लोग क्या करते हैं बताइए, 30 और 30 से नीचे है तो हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर हमारा जेड जो होते हैं यानी कि सैंपल साइज 30 के ऊपर जाता है तो हम जेड टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट के अंदर क्या होता है, एक हम लोग एक ओपिनियन बनाते हैं, उस ओपिनियन को टेस्ट करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, हमने जो ओपिनियन बनाया सही है गलत है। क्या करना है, इतना डिटेल क्यों जानना है बताइए, कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है रन टेस्ट का, अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं है,
ध्यान से रखेंगे। एक ही क्वेश्चन अभी तक अवेलेबल है, आज से नहीं, आज से ये 15 ईयर्स से 10 साल से ज़्यादा से ये क्वेश्चन अवेलेबल है। रन टेस्ट का आरटीपी में मिलेगा, स्टडी मैट में मिलेगा, अभी तक इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं भी आ सकता, हमारे पास टाइम नहीं, आप स्किप करना चाहो कर सकते हो, इसमें कुछ पढ़ना नहीं था आपको। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट के अंदर आर निकालना है, वो आपको पहले से आता है, इतना जान के जाइए। और स्टॉक लेंडिंग और बोरोइंग वाले जो क्वेश्चन नंबर 3 की सीरीज है वो ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में बना दिया, उतना कर लीजिए। एग्जाम में बैठिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, वीडियो यहाँ पे स्टॉप करिए, घर जाइए, ठीक है। लेकिन किसी को लगता है नहीं हमारे पास टाइम है, हम 15 मिनट और स्पेंड कर सकते हैं, तो 15 मिनट से स्पेंड कर लीजिए। किस में बताइए? रन टेस्ट के अंदर। रन टेस्ट में क्या किया जाता है, हम अगेन रैंडमनेस ऑफ प्राइस मूवमेंट ही चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हम ये चेक कर रहे हैं कि जो प्राइस मूवमेंट है वो रैंडम है या नहीं है, हम अभी भी उसी को चेक करें, लेकिन इसका टेक्निक थोड़ा अलग है। और ये फिल्टर रूल टेस्ट में तो कुछ है ही नहीं, इसके लिए अभी तक कुछ अवेलेबल नहीं। इंस्टीट्यूट ने 2 लाइन लिख के दे दिया, हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। देखिए रन टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, कहते हैं एक कुछ पीरियड का प्राइस दे दिया गया, आपको प्राइस का अमाउंट भी नहीं चेक करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज भी नहीं देखना है, कितने से चेंज हुआ। जैसे मान लीजिए आज किसी शेयर का प्राइस 200 है, अगले दिन 210 हो जाता है, उसके अगले दिन 215 हो जाता है, ठीक है। अगर इस तरीके का है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अब फिर उसके बाद आ जाता है 300 पे, फिर अगले दिन आ जाता है 200 पे। कितना चेंज हुआ इससे कोई मतलब है ही नहीं, कितना चेंज हुआ उसको आप क्या करिए, भूल जाइए। अच्छा, उसको हमने भूल गए तो अब क्या करना है बताइए। कहते इंक्रीज है या डिक्रीज है वो बस आपको देखना है। हम कहते ये जो है ना इंक्रीज है, कहते प्लस साइन ले लो, इंक्रीज है प्लस ले लीजिए, इंक्रीज है प्लस ले लीजिए, डिक्रीज है माइनस ले लीजिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचा कि देखिए अगर इस प्लस माइनस के अंदर कोई ट्रेंड फॉलो होगा तो एक ट्रेडर पैसे बना सकता है मार्केट के अंदर। जैसे क्या हुआ, अगर आपको लगता है बार बार प्लस प्लस के बाद माइनस 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 होता है, तो एक इंसान जो होते हैं ना मार्केट को फॉरकास्ट कर सकता है। कैसे फॉरकास्ट कर सकते हैं, वो ये सोचता है अच्छा आज हमारा प्लस हो गए तो अब 2-3 दिन प्लस होंगे, तो यहाँ पे फटाफट बाई करेंगे, और उसके बाद आगे जैसे ही माइनस होगा अगले दिन तब लगेगा कब तो माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे बेच के वो प्रॉफिट कमा सकता है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है शॉर्ट सेल कर दे वो, जब उनको लगे कि माइनस हो रही है, अब 2-4-10 दिन तो माइनस में होगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो है इस टेस्ट के अंदर क्या किया गया है, प्लस माइनस साइन के बेसिस पे उन्होंने फॉरकास्ट किया है कि मार्केट रैंडमली मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो इस टेस्ट के अंदर क्या करना है, जितने बार प्राइस चेंज होता है उतने आपको प्लस और माइनस करना है, और हमें क्या करना है, इस प्लस माइनस के अंदर क्या कोई बिहेवियर है या नहीं है वो टेस्ट करेगा स्टैटिस्टिकल डेटा, हमें नहीं करना है। समझ में आ गई बात? तो हम क्या करते हैं, बढ़ा है अगर प्राइस प्लस साइन लेंगे, घटा है अगर प्राइस माइनस साइन लेंगे, और फिर काउंट करेंगे इसको कि कितने बार प्लस साइन आया है और कितने बार माइनस साइन आया है, और उस काउंटिंग के बेसिस पे एक रेंज बनाया जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हमारे केस में क्या होगा कि ये इसको काउंट करने का मैं तरीका भी बताता हूँ, इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। इसको कुछ 2-4 लाइन का टेक्निक है वो याद रखना है। देखिए 2 दिन प्राइस बढ़ा, 1 दिन घटा, फिर 1 दिन बढ़ा, फिर 2 दिन घटा, मतलब याद रखना कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए, कहीं कोई पैटर्न नहीं बनेगा तभी वो आपको एफिशिएंट मार्केट दिखेगा। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का पैटर्न आपने फिट कर दिया तो वो देखना वो आपके जो रिजल्ट आएगा वो बोलेगा मार्केट एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मार्केट एफिशिएंट का मतलब प्राइस मूवमेंट रैंडम होगी, कोई बिहेवियर मैच नहीं होगा, एक दिन के चेंज में दूसरे दिन के चेंज के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, तभी जाके हमारा जो मार्केट होगा वो एफिशिएंट होगा। तो ठीक है, हमने कुछ लिया, इस तरीके से कुछ हमारा बना। तो यहाँ पे बोलता है कि आपको 2-4 लाइन का टेक्निक याद रखना है कि देखिए रन का मतलब यहाँ पे ये है कि प्राइस कितने बार अपना डायरेक्शन चेंज किया है। हम कहते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज किया, फिर ये डायरेक्शन, एक मूवमेंट को एक मान के चलना है। इस तरीके से यहाँ पे अजम्पशन ये है कि कितने मार्केट रन चेंज इन डायरेक्शन इन प्राइस मूवमेंट। तो हम कहते हैं देखो कितने बार चेंज हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे 1। देखो सेकंड बार डायरेक्ट मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इसको बोला जाता है नंबर ऑफ रन। इस रन टेस्ट के अंदर क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ रन। आर जो हो गया हमारे लिए कितना हो गया बताइए,
8 हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और टोटल नंबर ऑफ डेटा हमारा कितना है सोच के देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ध्यान से सोचिएगा 14 डेज का डेटा के अंदर टोटल रन आपका आता है 8। मतलब आप ध्यान से देखेंगे ये नंबर ऑफ रन कितना है। अगर ज़्यादा पैटर्न फॉलो हो रही होगी तो ये नंबर ऑफ रन जो होगा वो बहुत कम आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 14 डेज में 5 डेज प्लस 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 आता है, सोचो, और अगले 5 डेज जो होता है माइनस आता है, और फिर उसके बाद फिर प्लस जाता है 3 2 5, हाँ जी, 2 3 4 5। तो देखना नंबर ऑफ रन जो हो जाएगा ना कम हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट टाइम डायरेक्शन चेंज, सेकेंड डायरेक्शन चेंज, थर्ड डायरेक्शन चेंज, 3 ही बार में कितने दिन बिता दिए बताइए? 16 डेज का प्राइस हमारे पास अपडेट हो गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ रन अगर बहुत कम हो जाए तो हम कह सकते हैं मार्केट एफिशिएंट नहीं है। उस केस में लोग जो होते हैं मार्केट को फॉरकास्ट कर सकता है। अच्छा, और नंबर ऑफ रन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी मार्केट एफिशिएंट नहीं होगा। बोलोगे कैसे? जैसे मान लीजिए हर एक दिन सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ रन कितना हो सकता है बताइए? इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ रन जो हो सकता है इसका 14 हो सकता है। बोलोगे कैसे? पहला दिन प्लस, अगले दिन माइनस, फिर अगले दिन प्लस, फिर अगले दिन माइनस, फिर अगले दिन प्लस, अगले दिन माइनस। इसका नंबर ऑफ रन टोटल नंबर ऑफ डेटा से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए n-1 जो होते हैं इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है किसी टेस्ट स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज के अंदर। वो क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आपको। यानी कि 14 डेटा हो अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेटा का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 13। यानी कि वो क्या होता है वो अभी मैं बताता हूँ थोड़ा देर के लिए आपको। आइए पहले वापस आइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं बता दूंगा। यानी कि अगर हर दिन एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस हो तो आपको पता है नंबर ऑफ रन जो होगा ना वो जितना हमारा टोटल डेटा है उतना हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ रन जो होगा नंबर ऑफ डेटा के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इतना अगर ज़्यादा है तब भी हमारा मार्केट एफिशिएंट नहीं। बोलोगे कैसे? सबको पता चल जाएगा। अच्छा, एक दिन बढ़ता है एक दिन घटता है, तो जिस दिन घटा है उस दिन बाई करो, जिस दिन बढ़ा है उस दिन सेल करो, प्रॉफिट कमा लोगे। फिर जिस दिन बढ़ा है उस दिन सेल करो, अगले दिन घटेगा बाई कर लेना। यानी कि इस तरीके से मार्केट फॉरकास्ट करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रन बहुत ज़्यादा हो तब भी मार्केट इनएफिशिएंट, नंबर ऑफ रन बहुत कम हो तब भी मार्केट इनएफिशिएंट। तो मार्केट कितना एफिशिएंट होना चाहिए? तो कहते हैं ये स्टैटिस्टिकल डेटा बताएगा कि देखो जी टोटल अगर हमारे पास 14 डेज का डेटा है, 14 डेज का डेटा है तो कितना नंबर ऑफ रन कितना चेंज हो तो वो हमारे लिए रैंडम मूवमेंट को बताएगा। रैंडमली मूवमेंट होता तो कितना नंबर ऑफ रन होना चाहिए था, वो एक रेंज बताता है हमारे को स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? देखो जी, कहते हैं हमने एक रेंज बना दिया कि आपको पता है 14 तो जाना नहीं चाहिए और नीचे आपका एक से कितना मैक्सिमम हो सकता है बताओ? 1 और 2 हो सकता है। मान लीजिए एक बार प्लस 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 और एक बार माइनस माइनस माइनस, 1 या 2 तो आपका रन हो सकता है। तो इनका कहना है कि देखो बहुत ज़्यादा 0 और 14 रख देता हूँ, ठीक है। इसका नंबर ऑफ रन जो होगा मिनिमम 0, मिनिमम तो 0 नहीं हो सकता है, 1 होगा आपका, मिनिमम 1 हो सकता है और 14 हो सकता है। कहते हैं आपका नंबर ऑफ रन जैसे हमारे केस में 8 है। कैसे काउंट किया नंबर ऑफ रन? कितने बार डेटा का डायरेक्शन चेंज हुआ है, मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है। ये लो 1 मिनट यहाँ लिख के दिया हूँ, देखो आप पर यहाँ पे कहाँ गए, देखिए रन टेस्ट के अंदर यहाँ पे बोला गया है कि टू चेक द रैंडमनेस ऑफ प्राइस मूवमेंट, यही चेक करना है एफिशिएंसी के लिए। द नंबर ऑफ रन्स इन ए सीरीज इज कंपेयर्ड विथ ए नंबर ऑफ रन्स इन ए प्योरली रैंडम सीरीज एंड डिटरमिन वेदर इट इज स्टैटिस्टिकली डिफरेंट और नॉट। हमने जो अभी रेंज बनाने की कोशिश किया था कि देखो जी हमारे केस में मिनिमम रन तो 1 हो सकता है क्योंकि हर दिन प्लस 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 दिख जाए 14 के 14 डेज के अंदर तो 1 होगा, और हर दिन अगर एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस होते रहे तो मैक्सिमम आपका 14 डेज आएंगे नंबर ऑफ रन। तो यहाँ पे मानना यह है कि देखो ये जो 1 और 14 जो डेटा है आपका, तो हमारा नंबर ऑफ रन जो है ये हमारे डेटा का है। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि कितना नंबर ऑफ रन होता 14 डेज के अंदर तो वो रैंडम मूवमेंट को बताता। तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स एक रेंज फॉरकास्ट करके देगा,
एक रेंज फॉरकास्ट करके देंगे। ये रेंज जो होगा वो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला से आएगा। ये रेंज बताता है कि ये रैंडम मूवमेंट का रेंज है, कि अगर मार्केट अगर रैंडमली मूव करता, रैंडमली यानी कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, तो उसका नंबर ऑफ रन इतना होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट, अच्छा नंबर ऑफ रन 6 आए तभी रैंडमनेस को इंडिकेट करेगा, कहते हैं ऐसा नहीं है। 6 रैंडम नंबर का 6 बार अगर प्राइस का मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है तो भी अगर रैंडम मूवमेंट है तो ऐसा होगा। 7 बार भी चेंज होता तो भी रैंडम ही बताता। तो ये हमारा काम नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का काम है। स्टैटिस्टिक्स कहता है हम आपको रेंज फॉरकास्ट करके दे देते हैं, कहते हैं हाँ दे दो भाई, और कहते हैं कि अगर इस रेंज के अंदर आपका नंबर ऑफ रन अगर फॉल कर गया, जो कि हमारे लिए 8 था, अगर 8 इस रेंज के अंदर फॉल किया तो मार्केट एफिशिएंट है, अगर नहीं फॉल किया तो मार्केट एफिशिएंट नहीं है। जैसे मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 डेज का प्राइस लिया था हमने कि 14 डेज का प्राइस है। अब इसमें से क्या करते हैं, प्लस माइनस देखते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस। ठीक है, देखो कितना नंबर ऑफ रन काउंट करना है एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो 12 गए, कहते हैं देखो 12 जो होते हैं ना आपका रेंज के बाहर निकल गया। मान लीजिए हमारा रेंज ऐसा था कि कहते हैं कि 4 से लेके 10 के बीच में आना चाहिए। आपका जो रेंज है, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैटिस्टिक्स कहता है कि आपका जो रन का रेंज है ना, अगर 4 to 10 के बीच में फॉल करता, अगर हाँ तो आपका प्राइस मूवमेंट रैंडम था, अगर इसके बाहर है तो नहीं है। हम कहते हैं जी हमारे एग्जांपल के अंदर तो R 12 है, तो कहते हैं आपके R जो है ना, ये इस तरीके से आपका R जो है वो 12 है, तो इस रेंज में फॉल नहीं किया, मतलब प्राइस मूवमेंट रैंडम नहीं है, प्राइस मूवमेंट में कोई बिहेवियर मैच हो रही है, और अगर मैच हो रही है तो मार्केट एफिशिएंट नहीं है। आपको एफिशिएंसी टेस्ट करना है, समझ में आ गया। वीक फॉर्म को टेस्ट करें, क्योंकि सेमी स्ट्रांग फॉर्म और स्ट्रांग फॉर्म को हम टेस्ट नहीं कर सकते, कहीं पर डिस्कशन नहीं किया इंस्टीट्यूट ने अपने बुक के अंदर, समझ में आया बात। तो हम कह रहे कि आर हमारा अगर 12 आ गया तो हमारा मार्केट एफिशिएंट नहीं है। अब बोलोगे कैसे एफिशिएंट नहीं है, देखो प्राइस मूवमेंट चेक कर लेगा, मैक्सिमम टाइम में प्लस के बाद माइनस आता है, 1-2 बार बस फॉलो नहीं किया है, एक यहाँ फॉलो नहीं किया तो ठीक है, वहाँ पर एक बार लॉस हो गया हमारा, एक बार यहाँ फॉलो नहीं किया, एक बार और लॉस हो गया हमारा, लेकिन बाकी टाइम तो हर दिन कमाओगे, इसका मतलब मार्केट में आपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा लिया इस ट्रेंड को देख के, तो मार्केट एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, और अगर यही चीज अगर प्लस प्लस होता, मान लीजिए प्लस 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 50 टाइम्स प्लस होता और 50 टाइम आपका माइनस होता, तो लोग समझ जाते एक बार प्लस होते हैं अब बाई करना शुरू कर दो, यहाँ पे बाई कर लो, प्लस हो गए, अब तो कुछ दिनों तक बढ़ते रहेंगे, जब तक माइनस ना आ जाए तब तक हम बेचेंगे नहीं। और अब पता है इस स्टॉक में एक बार माइनस हो गए तो माइनस 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 होता रहेगा, यानी कि शेयर प्राइस गिरता रहेगा। अगर ऐसा है तो कहते अभी भी लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, इसका मतलब मार्केट एफिशिएंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गए। तो इस पूरे डिस्कशन के अंदर, रन टेस्ट के अंदर, अब आपको जानना क्या रह गया बताओ, कि ये रेंज हम कैसे निकालें। सिंपल, अगर ये रेंज निकल के आ गया, आपका आर तो पता है, आपके डेटा का आर तो पता है, नंबर ऑफ रन काउंट कर लीजिए, बस हो गए। आपको अपना आर पता है, हमें बस सिंपल क्या करना है, आर का रेंज निकालना है, देखना है कि हमारा आर जो है वो रेंज में फॉल करता है नहीं करता है। अगर रेंज में फॉल कर गया तो मार्केट एफिशिएंट है, रेंज के बाहर निकल गया मार्केट एफिशिएंट नहीं है। अब इस रेंज को फॉरकास्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट ने कुछ यूज किया, आपको पता है कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम यूज करते थे, वो भी एक रेंज देता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जेड टेस्ट है या टी टेस्ट हो गई, ये सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ही रिप्रेजेंट करता है। आप कुछ के दिमाग में 12 बजने लग गए होंगे, ओ ये तो हमेशा ही हमने छोड़ा, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये कैसे होगा। ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डेटा आपको दिया रहेगा, ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। क्योंकि देखो जब हमारा सैम्पल साइज 30 से ऊपर हो जाता है तो वो जेड टेस्ट बन जाता है, जो ऑलरेडी आप जेड का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप पढ़ चुके हो, जहाँ पे आप क्या करते थे, यहाँ से यहाँ के बीच का जेड वैल्यू निकाला करते थे, फिर हम प्रोबेबिलिटी टेबल में जाके देखा करते थे। जब डेटा नंबर ऑफ सैंपल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने जो चेक किया, अभी चेक कर रहे हो, अगर ये डेटा मार्केट से 30 डेज से ज़्यादा का ले लोगे आप, मान लीजिए 2 मंथ का डेटा हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है, 2 मंथ का डेटा ले तो कितने दिन का प्राइस होगा उसमें,
एक 1 मंथ में अगर 50 डेज ट्रेड होता है, 50 डेज भी नहीं होगा आपका, 20 डेज होगा, क्योंकि वीक में 2 डेज ऑफ होगी, तो हम कह सकते हैं 20 to 22 डेज जो होता है एक वीक में ट्रेड होता है, तो हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 डे प्राइस आ जाएंगे। तो वो जो प्राइस को अगर आप चेक करो, आपके पास नंबर ऑफ प्राइस चेंज कितना है, 50 अगर आ गया, तो हम कह सकते हैं वो फिर वो चेक करने के लिए डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, तो उस केस में टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं होता है, टी टेस्ट यूज नहीं होता है, जेड टेस्ट यूज होता है, और उसके लिए जेड वाले जो टेबल आपने देखा था ना वही यूज कर लोगे। और जेड टेस्ट का टेबल हमने आपको कभी एक बार तो डेरिवेटिव में दिखाया, एक बार हमने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर दिखाया, अब यहाँ पे उसी का छोटा भाई को देखेंगे हम लोग, टी टेस्ट वाले को। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो हमें यहीं से फॉरकास्ट करना है कि कितना होगा, और आपको पता है इसको फॉरकास्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे को स्टैंडर्ड डिवीजन की जरूरत पड़ता है और मीन की जरूरत पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको याद आ रहा होगा कि जब भी कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे आप जाने की कोशिश करते हो तो मीन को हम लोग म्यू लिखा करते हैं, और जो ये लाइन हुआ करता था इसको हम लोग जेड बोला करते थे, लेकिन फिलहाल के लिए वो जेड ना हो के हमारे लिए क्या होगा बताइए, टी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डेटा जो होगा वो 30 से नीचे होगा। अच्छा, 30 से डेटा जब नीचे होता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं ना n-1 बोला जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब सोचिएगा, देखिए क्या होता है। मान लीजिए कोई चीज आपको जैसे कि सपोज x y g, ठीक है, और चलो एक और लेते हैं a, ऐसे कर लेते, छोड़ो, a b c d, इसका टोटल ध्यान से सुनेंगे। अभी हमारे पास 4 चॉइस है, इसकी जगह कुछ भी रख दो, ठीक है, इसकी जगह कोई वैल्यू ले लो, 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 टोटल जो हमारा आना चाहिए 100 आना चाहिए। मान लीजिए 4 डेटा है आपके पास, यहाँ कितना लेने की चॉइस है बताइए, हम कुछ भी ले सकते, कुछ भी ले सकते। मान लीजिए एक बार हमने ले लिया यहाँ पे, अच्छा चलो जी, पहला डेटा हमारा कितना है, 10 है, तो अब याद रखना जब फर्स्ट डेटा आपका 10 आ गया तो बाकी केस में अब आपके पास कोई भी एक डेटा अज्यूम करने का फ्रीडम कितना है, सोचो आप। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी फ्रीडम है कोई भी डेटा लेने की, यहाँ पे भी कोई डेटा लेने की फ्रीडम है, यहाँ पे भी कोई डेटा लेने की फ्रीडम है, कह सकते हैं। तो जब हमारे पास 4 डेटा है, एक डेटा जब ले लिया जाता है तो बाकी बचते हैं 3 फ्रीडम होते हैं आपके पास चूज करने का। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए बी सी डी के अंदर कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा जी, एक है हमारा पास 20 है, एक 30 है, ठीक है, एक है हमारे पास 40, तो कितना हो गया बताइए, 50 और 40, और एक है 10। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये 4 डेटा में से कोई भी डेटा को हमें लेके काम करना है ना, तो हम कहते हैं पहला वाले ए की जगह अगर हम लोग 20 अगर अज्यूम करते हैं तो बाकी देखो बी के लिए हमारे पास 3 चॉइस है, हम 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, यानी कि आपके फ्रीडम कितने हुई बताइए, 3। जब मान लीजिए इसमें भी एक डेटा आपने कंसीडर कर लिया, ये मान लीजिए कर लिया आपने 30, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे कोई डेटा लेना है, 2 तो ऑलरेडी हमने कंसीडर कर चुके हैं, तो आपके पास चॉइस अब कितना है बताइए, 2। बाकी जाके यहाँ पे फ्रीडम है आपके पास 2 की फ्रीडम है सिलेक्ट करने की, ठीक है। और जब मान लीजिए यहाँ पे भी आपने 10 सिलेक्शन कर लिए, ये मैंने ए बी सी डी का डेटा नहीं दिया था, ये 4 डेटा था हमारे पास, जिसमें से एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। तो आप मुझे बताइए अगर 10 ले लिया तो अब आपके पास किस चीज़ों को, अब चौथे बार डी की जगह क्या लेने का फ्रीडम है, ओनली एक फ्रीडम है आपके पास, आप 10 ही ले सकते, 40 ले सकते हो और दूसरा कुछ नहीं ले सकते हो। तो इस तरीके से कुछ सैम्पलिंग के लिए यहाँ पर डेटा लिया गया है, मतलब फ्रीडम लिया गया कि देखो जी जब हम एक डेटा कभी कोई सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास जो फ्रीडम होती है वो मैक्सिमम 3 फ्रीडम होती है, 3 फ्रीडम होती है। अगर एक और डेटा ले लेंगे तो 2 फ्रीडम होंगी। तो इसीलिए बोला गया है कि जब हमारा टोटल नंबर ऑफ डेटा अगर 4 होगा तो उस केस में जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 होगा, क्योंकि एक डेटा तो हम हमेशा लेके ही चलते हैं। एक डेटा हमारे पास 20 आ गए तो अब बताइए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है। तो 4 नंबर ऑफ डेटा के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो होता है 4 - 1 3। अगर टोटल नंबर ऑफ डेटा 10 है तो एक डेटा तो आपका पहले से फिक्स रहेगा, तो कहते हैं बाकी में हमारे पास कितना फ्रीडम है लेने की, तो कहते हैं यहाँ पे n-1 10 - 1 ये हमारा यानी कि 9 जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ नहीं है इसके अंदर, ये है हमारा n-1 जो होते हैं वो हमारे लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सिंपल। आगे बढ़िए आगे।
हाँ जी, तो देखिए फिर से रेंज कैसे निकालेंगे, इसके लिए बस 3 फार्मूला याद रखिए। रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जितने बार प्लस हुआ होगा उसको n1 अज्यूम कर लो, जितने बार माइनस हुआ होगा उसको n2 अज्यूम कर लो। ये आपको स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स ने दिया, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जितना नंबर ऑफ प्लस है, क्योंकि देखो अभी हमने जब कैलकुलेशन किया था तो नंबर ऑफ रन तो हुआ चेंज इन डायरेक्शन। अब इसमें अब आपको काउंट करना है कि कितने बार कितने नंबर ऑफ प्लस है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको पता है कि 6 बार हमारा प्लस है। आप मुझे बताइए कितने बार माइनस है। 1 2 3, यानी कि बोलो कि इसको एक काउंट करेंगे या दोनों को मिला के एक काउंट करेंगे, नहीं। मूवमेंट चेंज होना, वो नंबर ऑफ रन, कितना रन है, कितने बार भागा एक डायरेक्शन में प्राइस, दैट इज द नंबर ऑफ रन आर जो होगा वो आपका, वो हमेशा नंबर ऑफ डेटा से कम आएगा। लेकिन काउंट करिए प्लस कितने दिन हुआ है और माइनस कितने दिन हुआ है। मतलब n1 प्लस n2 को देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ डेटा बनेगा। याद रखेंगे, n1 और n2 जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ डेटा बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ प्लस ये है नंबर ऑफ माइनस, n2 जो है आपका नंबर ऑफ माइनस, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं n जो होगा n1 और प्लस कर दूं n2 तो ये क्या होगा बताइए, टोटल नंबर ऑफ डेटा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चेंज। प्लस माइनस कितने हैं टोटल काउंट कर दीजिए, ये हो जाएगा n। तो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 1 होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि n1 और n2 ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ डेटा आ जाएगा, और उसमें से अगर हम -1 कर देंगे तो क्या होगा बताइए, ये तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या है, वो टेबल में यूज होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि डेटा नंबर ऑफ डेटा हमारा 30 से नीचे होता है। यानी कि इसका मतलब समझ आइएगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, यानी कि टी टेस्ट जो होगा, वो टेबल जो मिलेगा उसमें मैक्सिमम आपको कितना डेटा है उसके हिसाब से, नंबर ऑफ डेटा के हिसाब से टेबल का वैल्यू आपका बदलते जाता है। अभी ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे टी टेस्ट के अंदर। इसका रीज़न ये है कि अभी तक एक क्वेश्चन जो है हाइपोथेसिस में सॉल्व करना है। अगर इंस्टीट्यूट आने वाले टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन अगर डालेंगे तो हम हो सकता है 4-5 दिन लगा के आपको हाइपोथेसिस पढ़ाएंगे। जैसे फाउंडेशन वाले टी टेस्ट पढ़ता है शायद अभी, क्योंकि हमारे टाइम पे तो PE1 में हुआ करता था, टी टेस्ट भी होते थे, जेड टेस्ट भी होते थे, एफ टेस्ट भी होता था, काई स्क्वायर टेस्ट भी हुआ करता था। तो इतने 4 टेस्ट हम लोग पढ़ते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते। और वैसे भी BSc में मेरा स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स है, और PE1 जो फाउंडेशन अभी कहते हैं वहाँ पे मेरे स्टैटिस्टिक्स में 50 में 50 आया हुआ है। तो मुझे इतना हाइपोथेसिस तो आता है और अच्छे से आता है। मेन चीज़ क्या होता है, टाइम कितना देना है। जब हमें पता है आज तक रन टेस्ट पे क्वेश्चन नहीं आया है, एक लाइन का बस 3 फार्मूला याद रखना है, रेंज फॉरकास्ट करना है। इस रेंज फॉरकास्ट करने के लिए जो फार्मूला दिया गया है अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग रट्टा लगा लेंगे, इतना से काम चलाएंगे। आने वाले टाइम पे अगर इंस्टीट्यूट ने ज़्यादा डिटेल डाला और क्वेश्चन में अगर मॉडिफिकेशन करना शुरू किया तो हम डिटेल में 4 to 5 दिन लगा के हम पूरा टेस्टिंग पढ़ लेंगे कि होता क्या है इसके अंदर, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बनता कैसे, इसका मतलब क्या होता है। इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला थोड़ा अलग होता है ये रेंज निकालने के लिए, ठीक है। इसके अंदर म्यू का फार्मूला थोड़ा अलग होता है, वो क्या लॉजिक देता है, क्योंकि अभी हम लॉजिक वगैरह नहीं देखने जा रहे, सिर्फ हम फार्मूला आपको बता रहे हैं। और फार्मूला बस 1 मिनट के लिए याद करके चले जाएंगे कि हाँ ऐसे आएगा तो रेंज फॉरकास्ट कर देंगे, काम हमारा खत्म हो जाएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो गए, n1 आपको पता चल गया कितना नंबर ऑफ प्लस है, n2 पता चल गया कितना नंबर ऑफ माइनस है, ओके। आर क्या है बताइए, कितने बार मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज होगी, नंबर ऑफ रन। हमें करना क्या है, अपना नंबर ऑफ रन को एक रेंज के अंदर मैचिंग करना है। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमारा स्टैटिस्टिक्स बताता है कि देखो रेंज जो है उसका लोअर लिमिट जो बनेगा, लोअर लिमिट जो बनता है कहता है जितना आपका मीन बनेगा, मीन से कुछ चीज़ माइनस करेंगे, और अपर जो क्या कहते हैं रेंज जो होगा वो म्यू में समथिंग प्लस करेंगे। समझ में आ गई बात। तो क्या प्लस करेंगे, आपको पता ही है कि जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कभी भी बनाते हैं तो आपको पता है कि ये जो मैक्सिमम एरिया जाता है इसका कितना जाता है बताइए। जेड के केस में आपको पता होगा ये जो जेड हो सकता है मैक्सिमम हमारा 3 हो सकता है। अगर 3 टाइम्स दूर चले गए, जेड का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। अभी भी वही कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले क्या होता था, देखो जी जो होता था हमारे लिए नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन होता था। मान लीजिए मीन हमारा, जैसे अगर आपको याद होगा पहले का डिस्कशन वगैरह नहीं भी याद है तो मान लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 10 का, और मीन आता है जैसे हमने SFM में यूज़ किया था, SFM में मान लीजिए हमारा मीन मार्क्स आता है 60,
60 आता है, तो इसमें कहते हैं कि 70 तक जाओगे तो Z 1 होगा, अगर आपका 80 तक जाओगे तो Z आपका 2 होगा, अगर 90 तक जाओगे तो Z आपका 3 होगा, और 3.3 चले गए अगर आप, मैक्सिमम जो है 3.5 ने 4 तक जाता है, अगर Z नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन अगर 3.5 से ज़्यादा पे चले गए तो ये जो एरिया का प्रोबेबिलिटी होता है हमारा पूरा का पूरा कवर कर जाता है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हमने जितना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कशन किया है पूरे के पूरे 3 से 4 घंटे लगा के डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर, वो आपको याद होगा, उस नज़रिए से हमने भी आपसे बात किया है। अगर वो याद नहीं है तो भूल जाइए मैंने क्या भी बोला है, आप बस ऐसे समझ जाइए कि हमारे मीन से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन जाना है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान से सोचिए, अगर मीन है 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मान लीजिए 10 है, तो अगर मैं 2 टाइम्स जाता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि ये हमारा डेटा कितना आएगा बताइए। तो क्या मैं कह सकता हूँ हमारा अपर लिमिट कितना हुआ, देखो 60 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, लोअर लिमिट कितना बनेगा, 60 माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है तो 1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, कि 20 माइनस कर दीजिए तो ये हमारा बन जाएगा 20 इक्वल टू 40। तो लोअर लिमिट कितना बना बताइए, 60 माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2 क्या है, नथिंग बट दी वैल्यू ऑफ जेड, अगर 30 से ज़्यादा डेटा होता है तो, लेकिन हमारे केस में नंबर ऑफ सैंपल तो 30 से नीचे होगी। हाँ जी, तो उस केस में आपका वैल्यू जो होगा ये थोड़ा सा बदलेगा आपका, और इस वैल्यू को नाम दिया जाता है टी टेबल का वैल्यू। वो कुछ नहीं होता है, वो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है मीन से। तो हमें जो यहाँ पे लिमिट निकालना है, क्या करना है पता है, टी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, टी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये टी का वैल्यू जो होगा हम लोग कहाँ से निकालेंगे, टेबल से निकालेंगे। ओके, आप मुझे बताइए इसमें म्यू कैसे निकाला जाए। म्यू निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है, म्यू निकालने का आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं n1 n2 को 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस 1 करना है बस सिंपल। ये अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको याद करनी है। यहाँ का जो मीन निकाला जाए, मैंने बोल दिया पहले ही, ज़्यादा लॉजिक के अंदर अभी फिलहाल हम लोग नहीं जाएंगे, अगर ज़्यादा क्वेश्चन आना शुरू होगा तो करेंगे। अभी आपको बस ये 2 फॉर्मूला याद कर लेना है। रेंज तो आपको ऑलरेडी बता दिया, बस 2 फॉर्मूला याद करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो कैसे निकाला जाए बताइए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डेटा है ना हमारे पास, n1 और n2। ओके जी, कितना छोटा है बताओ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा n1 प्लस n2, जितना हमारा नंबर ऑफ चेंज डेटा था। ओके, और इसमें क्या कर देना है, +1 कर देना है। ये हमारा हो जाता है मीन डेटा। ये हमारे डेटा का नहीं है मीन, ये रैंडम डेटा मूवमेंट होता तो उसका मीन है, ये रैंडमली मूव होता अगर तब, उसकी बात कर रहा है ये। अच्छा, और हम कहते हैं कि अच्छा तो फिर मुझे एक बताओ कि क्या कहते हैं, ये तो क्या आया, ये हमारा आ गया मीन आ गया। अब आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए होगा, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले तो आपका वहाँ तक जा नहीं सकते। तो कुछ लोग बोले सर स्टैंडर्ड डेविएशन वही फॉर्मूला यूज करते थे ना, एक्स माइनस मीन एक्स, कहाँ से लाओगे एक्स, कहाँ से लाओगे मीन एक्स, बोलोगे मीन एक्स तो आ गया, ठीक है मीन एक्स आ गया, बताओ एक्स कहाँ से लाओगे, कौन सी डेटा का आप रेंज निकाल रहे हो, आपको नहीं पता है। समझ में आया बात। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस म्यू में से माइनस करना है 1, मल्टीप्लाई बाय म्यू में से यानी कि मीन में से माइनस करना है 2, डिवाइडेड बाई करना है आपको n1 प्लस n2 और -1 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना है, बस सिंपल। म्यू -1, ध्यान से देखिए, म्यू -1, म्यू -2, और ये है नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितना नंबर ऑफ डेटा -1, और कुछ नहीं है, नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला अगर आप यूज़ करोगे तो बस हो गया। बताओ, ये 2 फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, n1 n2 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, और उसमें से कर देना है +1। ओके, ये वाले वैल्यू आ गए, और इसमें से ये वाले वैल्यू जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है, म्यू में से एक बार -1 करो, एक में से -2 करो, और नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, टोटल नंबर ऑफ डेटा -1, और टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, n1 प्लस n2, क्योंकि जितने बार प्लस हुआ होगा जितने बार माइनस किया होगा दोनों को ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, n पे आ जाएंगे। ये आ गए, और इसके बाद रेंज कैसे निकालेंगे बताओ, म्यू में से माइनस करेंगे टी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और म्यू में प्लस करेंगे टी प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। चल, टी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हायर लिमिट आएगा, अपर लिमिट आएगा, एक रेंज बनेगा। अगर हमारे नंबर ऑफ रन अगर इसमें फॉल किया तो मार्केट एफिशिएंट है, नहीं फॉल किया तो मार्केट एफिशिएंट नहीं है, खत्म हो गई। अब रहा सवाल टी कैसे देखेंगे, टी देख लेंगे। एक तो टी का वैल्यू आपका गिवन रहेगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा, अभी तो आपको टेबल भी नहीं देंगे, और फिर भी अगर आपको टेबल देखना है तो भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेबल भी हम बता देंगे आपको, ठीक है। अच्छा,
हाँ, लेकिन जब भी कोई टेस्टिंग किया जाता है तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल और डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। चलो उसको हम डिस्कशन कर लेंगे अभी। तो यही हमने बताने की कोशिश किया है कि देखिए, नंबर ऑफ प्लस जितना भी होगा काउंट करना उसको n1 बोलेंगे, नंबर ऑफ माइनस जितना उसको n2 बोलेंगे, और n1 प्लस n2 जो होगा टोटल नंबर ऑफ डेटा बनेगा। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ रन कैसे निकालेंगे, r, ये कैसे निकाला जाएगा ये मैंने बता रखा है कि देखो, इसको एक रन बोलेंगे, लेकिन अगर n1 निकालना है तो ये 2 होगा, इसको 1 काउंट करोगे, इसको 2 काउंट करोगे नंबर ऑफ प्लस के लिए, लेकिन नंबर ऑफ रन के लिए चेंज इन डायरेक्शन देखेंगे हम लोग, कितने बार हमारा मूवमेंट जो है चेंज हुआ है। ओके, आइए, तो ये हो गया हमारे लिए। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रन हमने कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, तो ये हो गई। अब म्यू निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, रेंज निकाला। अब जो हमारा टी की जो वैल्यू होगा ना, ये टेबल से देखना होगा, या नॉर्मली अभी एक ही क्वेश्चन अवेलेबल उसमें दिया रहता है, उसको देख लेंगे। तो फ्रॉम टी टेबल, वैल्यू ऑफ टी डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि हमने बोला नंबर ऑफ सैंपल -1 होगी, और या आप n1 प्लस n2 -1 करोगे, दोनों का मतलब एक ही है। वेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ग्रेटर देन 30, यूज टी, व्हेन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टी टेस्ट टेबल नहीं, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है मैंने। अगर टेबल इससे ज़्यादा जाएगा तो हमें यूज़ करना है जेड टेबल, टी टेबल नहीं। हम लोग जो टी टेबल यूज़ करते हैं वो टी टेस्ट होती तब है जब आपका सैंपल साइज 30 से नीचे होती है। अगर ये ऊपर जाएगा तो जेड टेस्ट बोलेंगे, जेड टेबल यूज़ करेंगे। थोड़ा सा करेक्शन आ गई, उसमें मिस्टेक हो गई। कॉन्फिडेंस लेवल भी देखना है। कॉन्फिडेंस लेवल हमने एक बार और डिस्कशन किया था रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर। उसमें क्या होता है देखिए, कि हम कहते बहुत बार क्या होता है कि हम पूरे 100% एक्यूरेसी से कोई चीज़ों को फॉरकास्ट नहीं करना चाहते। हम कहते हैं हमारे को, हम जो फॉरकास्ट कर रहे हैं उसमें 95% एक्यूरेसी हो, तो कहते हैं ठीक है, आपका जो बीच के एरिया होगी ना वो 95% होगी। याद रखिएगा, हमने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था वहाँ पे सिचुएशन थोड़ा अलग था, क्योंकि वहाँ पे VAR, वैल्यू एट रिस्क के लिए जो हम पढ़ते थे उसमें इससे नीचे की लॉस ना हो जाए, तो वहाँ पे सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर इस एरिया को छोड़ते थे। लेकिन जब हम टेस्टिंग कर रहे तो हम कह रहे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रन भी बेकार, बहुत छोटा रन भी बेकार, इसलिए दोनों तरफ के एरिया को छोड़ा जाता है। अगर हम कहते हैं 5% प्रोबेबिलिटी छोड़ना है, मतलब उसके हम छोड़ सकते हैं, तो ये आपका 2.5% प्रोबेबिलिटी होगी, और ये एरिया का प्रोबेबिलिटी 2.5% होगी। समझ में आ गया? और ये दोनों का सम मिला के 5% होगा, यानी कि हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दो चीज़ होता है, कॉन्फिडेंस लेवल और सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल जो होते हैं वो एरिया को इंडिकेट करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल जो होते हैं हमारा इस एरिया को इंडिकेट करता है। ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, कहाँ लिखा ही नहीं हमने, यहाँ पे लिखो, लिख लेना आप लोग, ये है कॉन्फिडेंस लेवल। अच्छा, ये जो है हमारा, ये है सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, ये है हमारा सिग्निफिकेंस लेवल। अगर 5% सिग्निफिकेंस की बात करता है तो आपको राइट टेल और लेफ्ट टेल से आपको 2.5% छोड़ना है। समझ में आ गया बात? ओके, जबकि हमने रिस्क मैनेजमेंट में VAR के अंदर बताया था कि इधर से ही आपको 5% छोड़ना है, ये आपका 95% होगी, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू एट रिस्क के अंदर ना सिर्फ वन डायरेक्शन एनालिसिस होता है कि हमारा लॉस इससे ज़्यादा ना हो जाए, मैक्सिमम लॉस। तो हम लोग इस एरिया को ही सिर्फ एनालिसिस करते हैं, इसलिए वहाँ पर जो सिग्निफिकेंस होती है उस तरीके से होती है। इसलिए मैंने बोला था कि ज़्यादा डिटेल अगर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेंगे तब मैं आपको सारा लिंक करके टेस्टिंग पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं, पूरा स्टैटिस्टिक्स की बात है, क्यों हम इस पर ज़्यादा अभी टाइम वेस्ट करें। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। तो अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं तो आपको क्या करना है, टेबल दिया जाएगा, जिस टेबल के अंदर आपको ध्यान से रखेंगे, हमें क्या करेंगे, एक टेबल देंगे। मैं आपको दिखा दूँ आपको टेबल, और उस टेबल के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, उम्मीद करता हूँ ये विजिबल होगा। टेबल के अंदर जैसे आपको बोलता है कि ये टी टेस्ट का टेबल मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम में। वैसे तो आपको टेबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक क्वेश्चन अवेलेबल है, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दिया जाएगा। अगर दिया जाता है तो आपको ये देखना है कि 1 टेल का दिया गया है, 2 टेल का। क्वेश्चन में अगर टेबल दिए जाएंगे तो आपको बताएंगे, अगर वो 2 टेल होगा, ध्यान से सुनेंगे,
अगर 2 टेल होगा, जैसे अभी हमने क्या बोला है कि 5% है तो 2.5% लेफ्ट टेल में छोड़ना है, 2.5% राइट टेल में छोड़ना है, यानी कि 1 टेल का 2.5% प्रोबेबिलिटी होगा, है ना। तो अगर 2.5% की बात करेगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये अल्फा जो है ना यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है, ये कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहा है। तो आपको 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे देखना है, तो कौन सी टेल में देखना है, 1 टेल में या 2 टेल में? आपको 2 टेल के बेसिस पे 95 की जरूरत पड़ेंगे, 2 टेल, ठीक है। तो 2 टेल पे अगर आपको 95 देखना है तो ये डेटा जाएगा, और 1 टेल पे देखना है तो आपको ये डेटा जाएगा। समझ में आ गया? जिसमें सिग्निफिकेंस लेवल आपको 50% होगी। हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। आप बस सिंपली ये सोचना, आपको 2 टेल देखना है, आपको दोनों साइड की एरिया छोड़ना है ना, आपको 2 टेल देखना है एग्जाम में अगर दे दिया गया टेबल तो, ठीक है। हो सकता है टेबल का फॉर्मेट थोड़ा अलग भी हो, ऊपर में ही लिख के दे दे सीधा आपको 2 टेल और 1 टेल, ठीक है। आपको 2 टेल एरिया 5% देखना है। समझ में आ गई बात? हाँ, ओके। अब मुझे क्या देखना है, टी का वैल्यू देखना है, कितने % डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। जैसे हमारे केस में कितने ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम था, अगर 14 नंबर ऑफ डेटा होगा तो 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो हमें क्या करना है, ये देखो, ये लेफ्ट साइड का डेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 है, यानी कि 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमें 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 2 टेल वाले डेटा देखना है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल, या हम कह सकते हैं 5% सिग्निफिकेंस लेवल, क्योंकि 2 टेल पे हम है 5% सिग्निफिकेंस लेवल। तो ये वाले थर्ड कॉलम जाएगी हमारा, यहाँ पे आएगा 2.16 आपको टी का वैल्यू लेना है। समझ में आ गया बात? ओके। अगर 1 टेल टेबल दे दिया जाए तो वन साइड में आपको 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे वन साइड कितना होता है, 2.5% ना। वन साइड कितना होता है बताइए आपका, 2.5%। तो आपको क्या करना है, अगर 1 टेल वाले टेबल दे दिया जाए तो आपको 1 टेल वाले में आपको 2.5%, अभी भी यही वाले आएगा, देख रहे हो 1 टेल का 2.5%, वही डेटा बनेगा, वैल्यू सेम आएगा। 1 टेल दे दिया तो उसमें आपको 2.5% सॉरी क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल जो होगी आपकी वो 2.5% दिखेगी आपका, ठीक है। ऐसे हो गई ना, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ये देखिए, तो वही चीज़ है यहाँ पे, हमने बोलने की कोशिश किया है कि आपको देखना है, 2 चीज़ देखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है और सिग्निफिकेंस लेवल देखना है, उससे जेड आ जाएंगी, रेंज आ जाएगी। अगर सैम्पल साइज 30 से नीचे है, क्या हो गई है, वन सैम्पल साइज यूज, एक मिस्टेक हो गई, यूज टी टेबल, ये लिखने की कोशिश किया है। वन सैम्पल साइज ग्रेटर देन 30 यूज जेड टेबल, बोथ जेड वैल्यू एंड टी वैल्यू रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, उसको आपको समझ में आ जाएंगी। कंक्लूजन ये है, व्हेन नंबर ऑफ रनफॉल बिटवीन रैंडम सीरीज जो हमने बनाया है, देन मार्केट शोज वीक फॉर्म एफिशिएंसी, अदरवाइज नॉट। सिंपल, हो गए खत्म रन टेस्ट आपका। और एक है आपका फिल्टर रूल टेस्ट। फिल्टर रूल टेस्ट में क्या करते हैं पता है, एक फिल्टर लगाते हैं हम लोग, मार्केट के अंदर फिल्टर लगाते हैं। अगेन वही बात है कि हम फिल्टर लगाएंगे लेकिन मार्केट से हमारे को प्रॉफिट नहीं आएगी। सिंपल, हम फिल्टर लगाएंगे लेकिन मार्केट से हमें कोई प्रॉफिट नहीं आएगी। जब लोग कैसा फिल्टर, फिल्टर ऐसा होता है, देखो हम एक माल्टर का फिल्टर लगाते हैं कि देखिए अगर पिछले दिन के लो से, मान लीजिए ये पिछला दिन का लो है, एक कैंडल बना हुआ है, ठीक है जी, हम सिंपली ये कह सकते हैं कैंडल है, चलो पिछले दिन का क्लोज ले लेते हैं। आपको पता है रेड कैंडल का क्लोज यहाँ होगा, ओपनिंग यहाँ होगा। हमने एक क्या फिल्टर लगाया हुआ है कि अगर जहाँ पे क्लोज हो रही होगी पास प्राइस पिछले दिन, उससे अगले दिन अगर 1% का ग्रीन कैंडल दिख जाता है, 1% प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ पे जाके बाई करेंगे, ठीक है। और फिर अब हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है इस शेयर का प्राइस जब एक बार प्लस हो जाता है 1%, जब पिछले दिन के क्लोजिंग के 1% ऊपर जब अगले दिन जाता है, तो आने वाले टाइम पे वो और ऊपर ऊपर जाते रहता है। ये हमने देखा है किसी एक स्टॉक के अंदर। अच्छा, हमने ये देखा है किसी स्टॉक के अंदर कि इसके ऊपर ऊपर जाते रहते हैं। ओके, तो अब जिस दिन आपको पिछले दिन के क्लोजिंग से जहाँ से 1% नीचे गिरेगा किसी भी दिन, तो वहाँ पे जाके हम सेल कर देंगे। हमने एक फिल्टर लगाया कि प्रीवियस क्लोज से 1% प्लस होगी तो हम बाई करेंगे, और फिर जिस दिन प्रीवियस क्लोज से 1% माइनस होगी तो हम बेच देंगे। तो बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगले ही दिन जो होगा वो क्लोजिंग होगा उसके 1% नीचे हो जाएगा तो बेच देंगे। तो बोलोगे ऐसा भी तो हो सकता है हमारे क्या कहते हैं बाइंग प्राइस से नीचे चला जाए, तो हाँ हो सकता है लॉस भी हो जाए। लेकिन याद रखना ये आपका एक फिल्टर हो गया, प्रीवियस क्लोज से जिस दिन 1 प्लस होंगे बाई करेंगे,
और प्रीवियस क्लोज से जिस दिन 1% माइनस होगा हम सेल करेंगे, ठीक है। अगर इस फिल्टर को यूज करके आपने प्रॉफिट कमा लिया, मतलब मार्केट एफिशिएंट नहीं है। और अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, मतलब होगा क्या, एक दिन आप कमाओगे, अगले दिन गवाओगे, फिर एक दिन कमाओगे, एक दिन गवाओगे। अगर इस तरीके का सिचुएशन अगर आ जाता है तो हम कह सकते हैं आपका नेट प्रॉफिट, नेट में कमाई नहीं बनेगा। और अगर नहीं कमाया मतलब मार्केट एफिशिएंट है। तो यही कहता है फिल्टर रूल के अंदर। अभी तक इंस्टीट्यूट का एक भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, बस एक लाइन समझ जाएंगे। अगर कभी क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश किया अगर इंस्टीट्यूट ने, तो हमें ये लॉजिक पता होगा। प्रीवियस क्लोज वहाँ दिया जाएगा कि कहाँ से आपको चेक करना है फिल्टर रूल। तो ये बोल रहा है फिल्टर रूल इज ए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन प्री डिटर्मिन्ड परसेंटेज प्राइस चेंज। जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, अंडर 1% बाई सेल फिल्टर रूल, हमने 1% का फिल्टर रूल लगाया बाई सेल का, ठीक है। और ट्रेडर बाइज अ स्टॉक व्हेन इट्स प्राइस राइज 1% अबव द प्रीवियस क्लोज, या ऐसा भी हो सकता है प्रीवियस लो भी आप ले सकते हो। क्वेश्चन में भी बोल सकता है प्रीवियस लो, ये भी बोल सकता है प्रीवियस हाई, देख लेंगे हम लोग। एंड सेल्स इट व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स 1% बिलो प्रीवियस क्लोज, या लो और हाई भी हो सकता है। इफ द बिहेवियर स्टॉक प्राइस चेंजेस इज रैंडम, अगर रैंडम मूवमेंट होगी तो फिल्टर स्ट्रेटजी शुड नॉट प्रोवाइड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर आपको प्रॉफिट आ जाता है फिल्टर टेस्ट के अंदर, फिल्टर रूल से आपने मार्केट में ट्रेड किया और अगर आपको प्रॉफिट आ गई, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल गई, यानी कि हमने फिल्टर रूल यूज किया और आपका रिटर्न महीने का आ गया 20%, मतलब मार्केट एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट मार्केट, इसीलिए फॉरकास्ट हो गई, रिटर्न कमा लिया आपने। और अगर मान लीजिए आपको जैसे होगा, कोई कभी क्वेश्चन बनाता है तो आप निकालना, 2-3 बार चेंज हो रहा होगा, उसके बेसिस पे आपको रिटर्न निकालना है। मान लीजिए आपका रिटर्न आ गया 5% का, तो 5% रिटर्न तो नॉर्मल रिटर्न है, सुपर नॉर्मल नहीं कमा सकते, तो हम बोलेंगे मार्केट एफिशिएंट है, तभी तो आपने ज़्यादा नहीं कमा पाए आप। ये है हमारा कौन सी रूल बताइए, फिल्टर रूल टेस्ट। बस खत्म हो गई, इसी का नाम था एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एक आपका क्वेश्चन नंबर 2A, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बस एक बार रीड करिए। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट के बेसिस पे आपको पूछा गया है। और आपको पता है ऑटो कोरिलेशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक कोरिलेशन ही तो निकालते हैं, और कोरिलेशन आपको ऑलरेडी पता है। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि इतने सारे प्राइस है। पढ़ते पहले क्वेश्चन, मिस्टर एक्स इज of the opinion that market has recently shown a weak form of market efficiency। मिस्टर एक्स कहता है कि ये weak form market efficiency को दिखाया है। In order to test the validity of this impression, he has collected the following data। यानी कि मिस्टर एक्स सोचता है कि मार्केट एफिशिएंट है, इसके लिए इसने डेटा लगाया और टेस्ट करा है कि हाँ हम जो सोच रहे हैं वो सही या नहीं है। तो मुझे बताइए, ओपन प्राइस भी लिया, हाई प्राइस लिया, लो प्राइस लिया, क्लोज प्राइस लिया, इतने प्राइस की जरूरत है क्या? बोलता है टेस्ट कीजिए वीक फॉर्म एफिशिएंसी प्रिवेल करता है या नहीं करता है। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट को यूज करके टेकिंग टाइम लैग ऑफ 10 डेज। टाइम लैग ऑफ 10 डेज का मतलब क्या हुआ, 10 डेज के डेटा को आपको कोरिलेट करना है, 2 सेट ऑफ डेटा बनाना है। कैसे देखो, इसमें 10 डेज के डेटा को एक सेट बना दीजिए, ओके, और अगले डेटा को, अगले 10 डेज को आप एक सेट बना दीजिए, ओके। 2 सेट ऑफ डेटा बन जाएगा, 2 के बीच में कोरिलेशन निकालना है, लेकिन कोरिलेशन किसका, चेंज इन द डेटा के बीच में। अच्छा, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस लेना है, ओपन हाई लो की ज़रूरत नहीं है, ओके। ओपन हाई लो की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, क्लोज प्राइस लेना है। हम क्या करेंगे बताइए, इसमें प्लस माइनस करना है, नहीं, रन टेस्ट में देखना है कितना बार डायरेक्शन चेंज हुई है मूवमेंट की, प्लस माइनस रन टेस्ट में करते हैं। यहाँ क्या करना है, इसका चेंज निकालने हैं, अमाउंट में निकालने हैं। तो हम बोलते हैं अच्छा 453 से 434 पे गया, कितना प्लस हुआ, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है, तो माइनस समथिंग आएगा। अगले दिन फिर 34 से 31 गया, माइनस आएगा। अब यहाँ पे 31 से 84 गया, प्लस गया, लेकिन यहाँ के वैल्यू भी कैलकुलेट करने हैं आपको, यहाँ का जो वैल्यू आएगा वो भी कैलकुलेट करते जाना। याद रखना ये लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में डेटा आएगा, और आपको पता है 9 कॉलम को यूज़ करके हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, और ये कितना लेंदी जाएगा ये आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे चेंज निकाला गया, देखो ये 19 रुपीज़ माइनस गया है, -2 रुपीज़ गया है, -48, हाँ माइनस, अच्छा 300 था क्या, ओ सॉरी 403, यहाँ पे भी माइनस ही जाएगा, माइनस समथिंग जाएगा, ओके। इस तरीके से चेंज निकाला, ये 10 डेटा नहीं होगा, ये 9 डेटा होगा। क्यों बताइए, क्योंकि पहले दिन तो कोई चेंज आएगा ही नहीं।
ये डेटा आ गए, ये डेटा आ गए, इन दोनों के बीच में आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। हम 9 कॉलम यूज़ करके बनाएंगे। देखो इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फार्मूला यूज़ करके गए हैं। वैसे देखा जाए तो इस फार्मूला से टाइम सेव होगी, क्योंकि देखो इसने 5 कॉलम बना के ही काम चला लिया है। लेकिन हम लोग कितने कॉलम बनाते हैं बताइए? हम लोग तो 9 कॉलम बनाते हैं। एक एक्स, एक मीन एक्स डेविएशन स्क्वायर, फिर वाई मीन वाई डेविएशन स्क्वायर, और फिर प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, तब जाके कोरिलेशन निकलती है। लेकिन हाँ, आगे का कैलकुलेशन हमारा जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, या कम होने की मतलब हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा अगर याद करें एक चीज़ और मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, उससे अच्छा है 5 मिनट एक्स्ट्रा ही लगा लेंगे, हमारा एक्यूरेसी बना रहेगा। और वैसे भी इस क्वेश्चन को लास्ट में चेक सॉल्व करना। और अगर यही प्राइस इतना बड़ा ना दे के, फ्रैक्शन ना दे के, अगर होल नंबर दे दिया जाए तो फिर यही क्वेश्चन जो होगा उसका वेटेज सीधा आधा हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए आप कोरिलेशन निकालोगे। जैसे देखिए इंस्टीट्यूट ने कोरिलेशन निकाला 0.405, मैंने अपने मेथड से आपको कोरिलेशन निकाल के दिया। ये देखिए 0.405, क्या कोरिलेशन सेम है? हाँ है। तो बस हो गई। कोरिलेशन 0.4 है, यानी कि आपका दो सेट ऑफ डेटा के बीच में बिहेवियर मैच हो रही है, मूवमेंट में सिमिलरिटी है, तभी कोरिलेशन 0.4 आए। 40% टाइम सिमिलरिटी है। और अगर रैंडम मूवमेंट होता तो सिमिलरिटी नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे? मार्केट एफिशिएंट नहीं है, यानी कि मिस्टर एक्स ने जो ओपिनियन बनाया था वो क्या है? गलत है। हो गए खत्म। अच्छा, यहाँ पे यही तो लिख के दिया है, देखो 0.4 बताता है कि कंक्लूड दैट डज नॉट शो वीक फॉर्म एफिशिएंसी। बस यही तो आपको लिख के देना है, खत्म हो गई एक क्वेश्चन। रन टेस्ट पे आ जाइए। रन टेस्ट का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इतने सारे डेटा दिया गया, आपको क्या बोला गया है? ये सारे डेटा दिया गया है, इसके बेसिस पे आपको चेक करना है वीक फॉर्म एफिशिएंसी को अप्लाइंग द रन टेस्ट 5% एंड 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब क्या हुआ? आपको जो चेक करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, मतलब आपको ये जो रेंज लेना है, ये जो रेंज निकालना है, आपको कितने परसेंट रेंज लेना है? फिर 95% प्रोबेबिलिटी वाला रेंज लेना है। यानी कि एक केस में इधर 2.5% छूटेगा आपका और इधर 2.5% छूटेगा। अच्छा, और 10% वाले होगी तो उस केस में आपका 5% इधर और 5% इधर। अब टेबल, वैसे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा आप चेक करो यहाँ पे, आप काउंट करिए कितना नंबर ऑफ शेयर है। देखो आप सर नंबर ऑफ डेटा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितना है बताइए? 20। हाँ, तो 20 में आपका पहले तो चेंज हम चेक करेंगे प्लस माइनस, तो इसका चेंज तो डेटा आएगा ही नहीं। चेंज हमारा जो स्टार्ट होगी यहाँ से होगी, याद रखेंगे। इसमें हमारा डेटा क्या हो रहा है बताइए? 27 पे जा रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यानी कि यहाँ तक जाएगी। तो मुझे बताइए टोटल 20 है, तो यहाँ पे तो हम लोग जो नंबर ऑफ रन काउंट करेंगे वो तो ये प्लस माइनस को काउंट करते हैं ना, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेटा जाएगा आपका 19। टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है हमारे पास जो आएगा, क्योंकि ये पहला वाले केस में तो कुछ आएगा ही नहीं, समझ में आ गया बात? तो टोटल नंबर ऑफ डेटा जो होगा हमारे पास 19 होगा। तो मुझे बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? नंबर ऑफ डेटा -1, यानी कि 19 - 1 ये 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम जाएगा। तो आपको जो टी टेबल देखने हैं उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 वाले चेक करने पड़ेंगे। तो ये देखो 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम में टेबल से डेटा उठा के दिया है, टी का वैल्यू 2.101, जहाँ पे 5% सिग्निफिकेंस है और 10% सिग्निफिकेंस का ये है। ये दिया जाएगा, याद रखेंगे। अगर नहीं दिया जाएगा तो आप टेबल देख सकते हो, मैंने टेबल देखने का तरीका बता दिया है। हमेशा टू टेल देखना है। अगर टू टेल टेबल दिया गया, आपको टू टेल टेबल दिया गया तो आपको 2.5%, टू टेल टेबल दिया गया है तो 2.5% आपको चेक करने पड़ेंगे ना? नहीं, 5%, क्योंकि दोनों को मिला के टू टेल, सम ऑफ टेल दिया तो 5% चेक करोगे। 1 टेल दिया तो आप 2.5% देखोगे और 2 टेल दिया तो आप कितना चेक करोगे? 5%। यानी कि ये जो दिया हुआ सिग्निफिकेंस होगी वो बाय डिफॉल्ट 2 टेल का होगा, याद रखना आप। अगर टेबल 1 टेल दे दिया गया तो आपको किस कॉलम के अंदर देखना पड़ेगा? 2.5% कॉलम के अंदर देखने पड़ेंगे, 5% कॉलम के अंदर देखने पड़ेंगे टेबल। तो हो गए ना खत्म। क्या करना है बताओ? प्लस माइनस लेने हैं। देखो ले लिया गया, यहाँ पे प्लस माइनस काउंट करेंगे जितना। देखो 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, नहीं 4 रन नहीं, 4 रन ऐसे होगा, कैलकुलेट करते हैं। देखो ना कितना सॉल्व करने में इसको 5 मिनट लगेंगे एग्जाम में, बहुत आसान है ये। देखा जाए तो ऑटो कोरिलेशन टेस्ट से आपका ज़्यादा आसान है। ये देखो यहाँ तक हो गई ना, 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, यहाँ तक गई, 5 रन, 6 रन,
7 रन, 8 रन, यानी कि हमारा आर कितना है बताइए 8। अब हमें क्या करना है बताइए, एक रेंज निकाल के देनी है। रेंज में अगर फॉल करता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब मुझे बताइए कैसे निकालेंगे, एक N1 लेंगे एक N2 लेंगे। ठीक है, N1 कितना होगा बताओ, प्लस को काउंट करना है, प्लस काउंट करते हैं N1 हो जाएगी हमारे लिए 1 2 3 4 5 6 7, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा ध्यान से करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 10 11। N1 हो गया हमारे लिए 11, N2 ले लेते हैं, देखिए कितना हो गया। कुछ लोग बोलेंगे सर माइनस को अगर N1 ले ले तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया है कहीं पे भी N1 माइनस N2 कहीं नहीं हुआ, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। N1 प्लस N2 हुआ है तो आपका बात एक ही पड़ेगा। अब हम आते हैं इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8, N2 हो गया 8, और देखो टोटल नंबर ऑफ डेटा 19 बनना भी चाहिए क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था हमारे लिए 18, तो दोनों को मिला के -1 करोगे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। N1 भी आ गए N2 आ गए, म्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताइए, 2N1 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 और माइनस करना है 1, सिंपल। तो निकालिए कितना हो गया बताइए, 11 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 19 -1, देखो कितना आगे 8.263। देखो म्यू आ गया होगा, मिस्टेक कहाँ कर दिया आपने, -1 कर दिया क्या हमने, +1 होगी ना, मिस्टेक हो गया था +2। ये देखो आपका हो गया कितना बताओ, ये हो गया हमारा 10.263, ओके 10.26। अब यहाँ पे भी राउंडिंग आपका थोड़ा सा डिफरेंस जा सकता है। ये जो है ना इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप जो मैंने बताया उसको यूज़ करिए, म्यू -1 मल्टीप्लाई बाई म्यू -2 डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम N1 प्लस N2 -1, 18 तो ही जाएगा, यानी कि बेस में तो आपका 18 जाएगा। ऊपर क्या करना है पता है, 10.263 -1, 10.263 -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 18, तो ये हो जाएगा आपका 9.263, 9.263 मल्टीप्लाई बाई इसमें से 2 माइनस किया तो 8.263, ठीक है, डिवाइडेड बाई 18, ये आ जाएगा आपका 4.25, ठीक है जी। ये कितना आ गया बताइए, 4.25 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, देखना सर ये तो अभी स्क्वायर रूट भी करना है ना, इसको स्क्वायर रूट हमने नहीं बोला था क्या ऊपर भी, स्टैंडर्ड डेविएशन में तो हमेशा स्क्वायर रूट जाता है ना जी, जहाँ भी मैंने बताया था वहाँ पे स्क्वायर रूट आपका मिस हुआ था। स्क्वायर रूट कैलकुलेशन करना है जो इस तरीके से लिए थे ना, तो आपको म्यू -1 जो था ना उसमें स्क्वायर रूट लगाने पड़ेंगे, कहाँ गया स्क्वायर रूट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने आपको स्क्वायर रूट मिस हुआ था, स्क्वायर रूट तो हमेशा ही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में, उसमें तो कोई आपको मिस करने की नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम नहीं हमेशा ही करते हैं। तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट, ये आपका स्क्वायर रूट कितना आ गया बताइए, 4.25 का स्क्वायर रूट ये आ गया 2.062, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो कैसे निकालोगे बताओ, म्यू -t मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, t गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया। एक आ गया आपका देखो लोअर रेंज, एक आ गया आपका अपर रेंज। बताइए हमारा कितना था रन, नंबर ऑफ रन 8 था ना, क्या 8 इस बीच में फॉल कर रहा है, हाँ मार्केट एफिशिएंट है। कौन सी केस में, 5% सिग्निफिकेंस पे। 10% सिग्निफिकेंस पे चेक करते हैं, लोअर है 6 और ऊपर है 13। हमारा रेंज, हमारा आर कितना आया था, नंबर ऑफ रेन 8, रेंज के बीच में फॉल कर रहा है ना आर हमारा 8, हाँ तो हमारा क्या मार्केट एफिशिएंट है, तो बोलेंगे हाँ मार्केट ऑफ एफिशिएंट है, एग्जिबिट्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। स्टॉक लेंडिंग का मैंने अलग वीडियो आपको डाल दिया है, इसमें भी 10 मिनट लगाने से काम हो जाता है, तो इससे आपका जो है इस सिक्योरिटी एनालिसिस का जो रिसेंटली जो नया क्वेश्चन डाला था वो आपका कवर हो जाता है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जामिनेशन में लिखिए, मैक्सिमम कोशिश करना है कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोग ना करें, कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया चाहे जितना भी आप कुछ लिख लीजिए मार्क्स आपको कम मिलता है, तो कम सॉल्व करना। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, कैलकुलेटर सही से यूज़ करें, कैलकुलेशन मिस्टेक हम ना करें, बार बार उसको क्या करना है रिपीट करके एक बार रिवाइज कीजिए, अच्छा मार्क्स आएंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।